दोस्तों हाल ही में मैंने मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है। ये मूवी अभी अभी अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल हुई है, जिसमें जोजी नाम का एक खतरनाक और चालाक बंदे की कहानी दिखाई गई है। वो एक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है, बाहर से शांत और साधारण दिखता है, लेकिन उसके मन में लालच, बेचैनी और अधूरापन पल रहा है। अब एक दिन अचानक उसके अमीर परिवार में एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कि सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों डायरेक्टर साहब में इस कहानी के जरिए इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो लालच में आकर कितने खतरनाक काम कर सकता है, पैसा प्रॉपर्टी पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, यही हमें इस कहानी में दिखाया गया है। इस मूवी का नाम है जोजी। इसे डायरेक्ट किया है दिलीश पठान जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों अगर आपको साउथ मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत में हमें गांव के एक बहुत ही अमीर फैमिली को दिखाया जाता है। इस परिवार के मुखिया का नाम होता है कुट्टप्पन। इसके ही नाम पर सारी प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद होती है और इसके पास बहुत ज्यादा तादाद में जमीन भी होती है, जिसके ऊपर उनकी रबर के पेड़ की खेती होती है। अब यहाँ में पता चलता है कि इस कुट्टप्पन के 3 लड़के हैं। पहले बेटे का नाम है जोमन, जिसका डिवोर्स हो चुका है। दूसरे बेटे का नाम है जेसन, उसकी पत्नी का नाम है बेंसी। इन दोनों का एक लड़का है पॉपी और तीसरा बेटा होता है जोजी। ये पूरी कहानी इसके ही काले करतूतों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और यही सब लोग इस कहानी के मेन किरदार है। अब दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं शहर से एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर निकलता है और वो कुट्टन के गांव की तरफ ही जाने लगता है। यहाँ इस तरफ हम कुट्टप्पन के घर में देखते हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस लड़के पॉपी को देखते हैं। वो सबकी नजरों से बचते हुए किचन के रास्ते से घर के बाहर चला जाता है। दरअसल दोस्तों वो डिलीवरी बॉय जो पार्सल लेकर आया था वो पॉपी नहीं मंगवाया था। वो चुपके से उस पार्सल को लेता है और थोड़ी दूर जाकर उसे खोलता है। हम देखते हैं कि ये एक एयर गन है। वो उसमें गोलियां डालकर पेड़ पर शूट करके देखता है। फिर जब वो घोड़े के पास सेल्फी लेने के लिए जाता है तभी उसे जॉर्जी देख लेता है और तुरंत ही उसके हाथ से वो एयर गन छीन लेता है। पॉपी उसे कहता है कि चाचा जी ये तो बस एक खिलौना है, मेरे दोस्त ने मुझे दिया है। लेकिन जोजी उसे कहता है कि ठीक है अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे दोस्त को बुलाओ, उससे मांगने पर ही मैं इसे दे दूंगा। ऐसा कहकर वो उसे भगा देता है। यहाँ घर के अंदर कुट्टप्पन एक्सरसाइज करके नहाने चला जाता है और दरअसल दोस्तों ये गांव का बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है। यहाँ पर उसकी बहुत इज्जत होती है और उसका लड़का ये जोजी इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है। फिलहाल कुछ काम नहीं करता, अपने पिता के पैसों पर ही पल रहा होता है। हम देखते हैं जोजी अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर कोई लेक्चर वीडियो चला देता है और बेड पर जाकर आराम से सो जाता है। वो वीडियो इसलिए चलाता है ताकि बाहर के लोगों को ऐसा लगे कि वो अंदर पढ़ाई कर रहा है। खैर अब 1 घंटा बीत जाता है और कुट्टप्पन वहां पर आकर उसे उठाता है। वो अपने बेटे पर गुस्सा होता है क्योंकि जॉर्जी ने उसके वॉलेट से 8,000 रुपए निकाल लिए थे, वो भी उसे बिना पूछे। कुट्टप्पन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। मैं तुम्हें जब चाहे पैसे देता हूँ, फिर भी तुम्हें घर पर चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? देख लो, जल्द से जल्द कोई काम धंधा ढूंढ लो या फिर हमारे फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा डांटकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन जॉर्जी तुरंत ही दरवाजा बंद करता है और गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। दरअसल वो चाहता था कि उसके पिताजी की सारी प्रॉपर्टी उनके तीनों भाई में बढ़ जाए और ये काम जल्द से जल्द हो। और असल में ये तीनों भाई यही चाहते थे, लेकिन कुट्टप्पन इतनी आसानी से उनकी बात नहीं मानने वाला था। अब उसके बाद हम देखते हैं वहां पर काम करने वाले 2 लोग एक छोटे तालाब में से पाइप निकाल रहे थे, लेकिन वो पाइप जमीन के अंदर धंस चुका था। उन दोनों से जोर लगाने पर भी निकल नहीं रहा था। तो अब कुट्टप्पन खुद नीचे उतर कर उस पाइप को निकालने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पाइप को निकाल तो देता है, लेकिन अगले ही पल उसे एक सीरियस स्ट्रोक आकर वो वहीं पर गिर जाता है। अब वहां पर मौजूद उसका बेटा जोमेन और बाकी के लोग तुरंत ही उसे उठाकर गाड़ी में डालते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब रात को हम देखते हैं ये लोग घर पर आ जाते हैं। बेन से पूछती है कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? जोजी बताता है कि बहुत बड़ा स्ट्रोक आया था, डॉक्टर कह रहे थे कि कंडीशन बहुत ही सीरियस है, अगले दिन ही कुछ बताया जा सकता है। अब उसके अगले दिन हॉस्पिटल में जेसन खाना लेकर पहुंचता है। तब तक यहाँ पर जोमेन ने अपने करीबी रिलेटिव फेलिक्स को बुला लिया था और दरअसल ये फेलिक्स डॉक्टर होता है। अब उसके बाद डॉक्टरों ने बताते हैं कि कुट्टप्पन की हालत बहुत ही सीरियस हो चुकी है, उनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, पता नहीं वो और कितने दिन जिंदा रहेंगे। अब ये बात जानने के बाद जोमेन और जेसन सोचने लगते हैं कि उनके पिता का पैसा और प्रॉपर्टी उनके नाम पर करनी होगी। अब 2-3 दिन बाद ये लोग कुट्टप्पन को घर ले आते हैं। दरअसल कुट्टप्पन की आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो लेटी हुई हालत में होता है।
फिर यहाँ पर फेलिक्स बेंसी को बताता है कि कौन कौन सी दवाई कब देनी है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर बड़े बेटे जोमन को अपने पिता की हालत देखी नहीं जाती। वो घर के लोगों से कहता है कि हमें पिताजी के अच्छे सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और वो यहाँ घर पर फादर को बुलाकर कुछ रिचुअल्स करने का फैसला करता है। फिर रात को हम जोजी को देखते हैं। वो अपने पिता कुट्टप्पन के कमरे में आता है, उसका हाथ उठाकर छोड़ देता है। दरअसल उसे अपने पिता को लावारिस पड़ा हुआ देखकर अच्छा लग रहा था। वो तो ये सोच रहा था कि ये कब निपट जाएगा और जल्द ही प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं फादर अपने कुछ लोगों के साथ उनके घर पर आता है और ये सभी लोग मिलकर कुट्टप्पन के साइड में खड़े होकर प्रार्थना करने लगते हैं। अब इतने में ही हम देखते हैं कि कुट्टप्पन कुछ हलचल कर रहा है। बड़ा बेटा जोमन इस बात को नोटिस करता है। वो अपने भाइयों को बताने की कोशिश करता है कि पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, लगता है वो बेचैन हो रहे हैं। लेकिन तभी फादर उसे डांट देता है, कहता है कि प्रेयर कंप्लीट होने तक चुप रहो। लेकिन अब जोमन उसकी बात नहीं मानता, अपने भाइयों से कहता है कि उठाओ इन्हें, तुरंत ही हॉस्पिटल ले चलो। फिर क्या था, वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब फिर से चेकअप करने पर डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, 10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तभी हम देखते हैं फेलिक्स इन दोनों भाइयों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऑपरेशन का फायदा होगा, शायद पैसे बर्बादी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, लोगों की नजरों में अच्छा है। लोगों को लगेगा कि पिता को बचाने के लिए उसके बेटे कितना कुछ कर रहे हैं। जोमन कहता है कि फिलहाल डॉक्टर जो बता रहे हैं वो हमें करना चाहिए, और लोग जो हमारे बारे में सोच रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, वरना लोगों को लगेगा कि उसके बेटे सिर्फ पैसे और प्रॉपर्टी के लिए बैठे हैं। खैर, अब उसके बाद सर्जरी हो जाती है और वो भी सक्सेसफुल। अब 2-4 दिन बाद हम देखते हैं जोजी अपने घर पर ड्रोन मंगवाता है। पॉपी और वो उसे उड़ाने लगते हैं, और तभी यहाँ पर जोजी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके पिता कुट्टप्पन की तबीयत में सुधार आ चुका है और वो घर पर आ रहे हैं। अब जोजी यही बात अपनी भाभी बेंसी को बताता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये खबर सुनकर ये लोग कुछ खुश नहीं लग रहे थे। दरअसल उन्हें तो लग रहा था कि कुट्टप्पन जल्द से जल्द ऊपर चला जाएगा और फिर ये तीनों भाई प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए आजाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इन 3 बेटों के नाम पर कुछ भी नहीं था। पैसे निकालने के लिए, कोई भी डील साइन करने के लिए कुट्टप्पन की ही सिग्नेचर लगती थी। अब थोड़ी देर के बाद में कुट्टप्पन को गाड़ी से घर लाया जाता है। हम देखते हैं उसे व्हील चेयर पर लाया जाता है। अब उसकी बॉडी थोड़ी बहुत काम करने लगी थी, तो इस बात से ज्यादा किसी को खुशी नहीं होती, खासकर जोजी को। अपने पिता की सुधरती तबीयत को देखकर उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो तो चाहता था कि जल्द से जल्द उसके पिता की डेथ हो जाए। अब थोड़ी देर बाद में हम जेसन को कुट्टप्पन के पास देखते हैं। वो अपने पिता से एक चेक साइन करवाने के लिए जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि अगर आप मुझे ऑथराइज कर देंगे तो मैं खुद ही चेक पर साइन कर लिया करूंगा, फिर आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुट्टप्पन खुद ही चेक पर साइन कर देता है, यानी कि अपने बेटे को ऑथराइज करने की बात उसे मंजूर नहीं थी। ये देखकर जेसन उसे कहता है कि शहर में मैंने एक प्लॉट देखा है, उसकी एडवांस बुकिंग भी कर दी है, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं फ्लैट खरीद लूंगा। जिस पर कुट्टप्पन उसे हल्की आवाज में कहता है कि मेरे सारे बेटे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिलहाल तुम मेरा एक काम करो, इस रूम का पंखा बदल दो और यहाँ पर ऐसे लगवा दो। तो ये बात सुनकर नाराज होकर जेसन नीचे आता है। दरअसल उसे ये बात उसकी पत्नी बेंसी ने उसे कहने के लिए कही थी। बेंसी चाहती थी कि उसके पति जेसन को बिजनेस की पूरी अथॉरिटी मिल जाए और सब कुछ उसके हाथ में आ जाए। अब उसके बाद हम देखते हैं जोजी कुट्टप्पन के पास जाता है। वो अपने पिता से कहता है कि आप यही चाहते हो ना कि हम सब लोग मिलकर आपका ख्याल रखें, तो आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन आप तो जानते ही हो ना, मरने के बाद सब कुछ यही रह जाता है। आज तक कोई भी कुछ भी ऊपर नहीं ले जा पाया और फिलहाल आपकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर भी कह रहे थे कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा करके साइन करके सब कुछ हमारे नाम पर कर दीजिए। लेकिन अब ये बात सुनते ही कुट्टप्पन गुस्से में आकर जोजी का गला दबाने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। दरअसल दोस्तों जोजी कुट्टप्पन के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था ताकि वो अपना काम निकाल सके, लेकिन कुट्टप्पन भी उसका बाप होता है। वो अच्छे से जानता है कि जोजी एक नंबर का नालायक लड़का है, वो तो बस उसके मरने का इंतजार कर रहा है। और कुट्टप्पन को तो अपने तीनों बेटों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था कि सारे प्रॉपर्टी और पैसा उनके नाम पर करने के बावजूद भी ये लोग उसका ख्याल रखेंगे। शायद प्रॉपर्टी मिलने के बाद ये लोग उसे मार भी दे या फिर उसे ऐसे ही छोड़ देंगे बिना देखभाल किए। इसलिए कुट्टप्पन उनकी बातों में नहीं आता। तो अब जोजी वहां से निकलकर घर के पास एक तालाब बना होता है, वहां पर जाकर अपना सारा गुस्सा निकालता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मेडिकल स्टोर जाकर कुछ दवाइयाँ खरीद कर लाता है। वो सेम टू सेम वैसे ही दवाइयाँ लेकर उस सेम बॉक्स में डाल देता है जिस बॉक्स में से कुट्टप्पन को दवाई दी जाती थी। फिर वो सही मौका देखकर कुट्टप्पन के रूम में जाता है और दवाइयों का बॉक्स एक्सचेंज कर देता है। लेकिन दोस्तों तभी उसे ऐसा करते हुए बेंसी देख लेती है।
पर वो उससे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी कि कुट्टप्पन जल्द से जल्द मर जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी और पैसा वो भी चाहती थी। अब लगातार 2-4 दिन जोजी दवाइयाँ बदल देता है और वो दवाइयाँ खाने की वजह से कुट्टप्पन की मौत हो जाती है। दरअसल दोस्तों वो वही दवाइयाँ थी, लेकिन जोजी ने जो दवाइयाँ बदली थी उन गोलियों की पावर ज्यादा थी। और जोजी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुट्टप्पन के मरने पर किसी को डाउट ना हो, किसी को उनकी फैमिली पर शक ना हो। अब उसके बाद हम देखते हैं कुट्टप्पन की मौत का शोक मनाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं जोजी तो वहां पर मौजूद नहीं था। तो बेंसी जोजी के रूम में उसे बुलाने के लिए जाती है। वो देखती है कि जोजी को तो अपने पिता के मरने का कोई भी दुख नहीं है, बल्कि उसके चेहरे को देखकर तो खुशी लग रही थी। इसलिए अब वो उसे मास्क लगाकर नीचे आने के लिए कहती है। अब हम नीचे देखते हैं कुट्टप्पन का अंतिम संस्कार होने जा रहा होता है। तो बड़ा लड़का जोमेन उसी टाइम पर पटाखे फोड़ता है, क्योंकि दोस्तों कुट्टप्पन की आखिरी इच्छा थी कि उसके मरने पर पटाखे फोड़े जाए और कोई भी रोए ना। लेकिन अब ये पटाखे फोड़ने के बाद फादर को कुछ पसंद नहीं आती है और वो इन लोगों पर नाराज हो जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जायदाद का बंटवारा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पर जोमेन, जोजी, फेलिक्स, जेसन और बेंसी मौजूद होते हैं। इनका वो करीबी रिश्तेदार फेलिक्स कहता है कि कुट्टप्पन ने मुझे मरने से पहले जायदाद का हिस्सा किसे क्या देना है ये सब कुछ बता दिया था, लेकिन अगर तुम लोगों के पास अपने कुछ प्लान्स है तो यहीं पर सबके सामने बता दो, फिर उसी के हिसाब से फैसला किया जाएगा। जिस पर जोमन कहता है कि पहले फेलिक्स से बताए कि पिताजी ने हमारे लिए क्या क्या सोचा था, वही ज्यादा बेहतर होगा। तो फेलिक्स बताता है कि जोमन को रियल एस्टेट का बिजनेस मिलेगा और जेसन को शॉप, जमीन, प्रॉपर्टी मिलेगी और तीसरे लड़के जोजी को ये बंगला और यहाँ आसपास की कंपाउंड तक जमीन मिलेगी। बचे बैंक में जो एफडी पड़ी है वो पैसे पॉपी को मिलेंगे। अब ये सब कुछ जानने के बाद तुम लोग डिसाइड करो कि क्या करना है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर जोमन कहता है कि पिताजी के मरने के जस्ट बाद ही बंटवारे की बात करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये दिखाता है कि हम कितने लालची हो गए हैं और ये सब कुछ पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे। पर इस बात पर जेसन कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, उन्हें देखने दो, उन्हें भी पता चलना चाहिए ना मैंने कितना खर्चा किया है उनके इलाज के लिए। घर में मैं अकेला हूँ जो सारा बिजनेस संभालता है, लेकिन फिर भी मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है। 1 रुपया भी निकालने के लिए पिताजी की साइन लगती थी, तो उनके हॉस्पिटल का पूरा बिल मैंने अपने पर्सनल खर्चे से उठाया था। इस तरह से अभी इन लोगों में बंटवारे को लेकर बहस शुरू हो जाती है। जोमन कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है बाहर गांव में हम लोगों के बारे में क्या बातें हो रही है, और अगर पिताजी के मरने के तुरंत बाद हम बंटवारा करेंगे तो सब लोग यही सोचेंगे कि हमने ही पिताजी को मारा है, या फिर हम इसी ताक में बैठे थे कि हमारे पिताजी कब मर जाए। लोगों को तो यही लगेगा। और कोई ये भी कह रहा था कि हमारे फैमिली ने गलती की है कि हमने पिताजी की ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं निकाली। अब दोस्तों यहाँ पर ऑटोप्सी की बात सुनकर जोजी का माथा ठनक जाता है। अगर जोमन ने ऑटोप्सी करवाने की सोची तो उसका सच बाहर आ जाएगा। अब वो मामले को संभालने के लिए कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने अपना घोड़ा बेच दिया था जिसके मुझे 5 लाख रुपए मिले हैं। फिलहाल मैं उसमें से थोड़े पैसे तुम लोगों को दे देता हूँ जब तक बंटवारे का काम नहीं हो जाता तब तक खर्चा चलाने के लिए। और जैसे फेलिक्स ने बताया है कुछ महीनों के बाद हम वैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे जिस पर कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। तो अब जोजे की ये बात सुनकर सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कुट्टप्पन की 13वीं मनाई जाती है। तो इन लोगों की प्रार्थना वगैरह होने के बाद सब लोगों को पता चलता है कि जोमन कुट्टप्पन की कब्र खुदवा कर उनकी बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेजने वाला है। दरअसल जोमन ने थोड़ी पी भी रखी थी, तो यहाँ पर सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं। ऐसा करना बेवकूफी होगी। ये देखकर जोजी तो घबरा जाता है, मन में सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि उसने अपने पिता को मारा है, फिर उसे जेल हो जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता था। तो ये बात टालने के लिए वो जोमन पर भड़कने लगता है। उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम अपने पिताजी से प्यार ही नहीं करते थे इसलिए ऐसा काम कर रहे हो। लेकिन फिर भी दोस्तों हम देखते हैं जोमन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। अब इस वजह से जोजी को डर लगने लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, और जो प्रॉपर्टी उसने अपने नाम पर कराने के लिए ये सब कुछ किया था तो वो पकड़ा गया तो ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। उसे अपने आगे की जिंदगी अंधकार में दिखाई देने लगती है। इसलिए वो इससे बचने के लिए रात को सारी दवाइयाँ तालाब के पास ले जाता है। जो दवाइयाँ उसने कुट्टप्पन को खिलाई थी वो उन सभी दवाइयों को पीस कर तालाब में डाल देता है और बाकी जो बची कुछ चीजें थी उसे जलाने लगता है। जो उसने कुट्टप्पन को मारने के लिए यूज की थी वो उन चीजों को मिटाने लगता है, लेकिन उसने जो आग लगाई थी वो अचानक से भड़क उठती है, ऊपर तक फैल जाती है। यह देखकर वो तुरंत ही उस आग को बुझाने की कोशिश करता है। उस तालाब के पानी से जैसे तैसे करके आग को बुझा देता है और कोई उसे वहां पर ना देखे इसलिए भाग जाता है। अब अगली सुबह जोमन बेंसी से पूछता है कि जिस दिन पिताजी की मौत हुई थी उस दिन जोजी कहाँ पर था। तो बेंसी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जोमन जोजी के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम तालाब के पास सिगरेट पी रहे थे। तो जोजी कहता है कि
नहीं, मैं तालाब के पास नहीं, कर्नल के पास जाकर पीता हूँ। तो आगे जोमन उसे बताता है कि तुम्हारा एक थोटा नाम का क्लासमेट हुआ करता था ना, तो उसने मुझे बताया कि पिताजी मरने के टाइम पर तुम्हें उसने जंगल से धीरे धीरे आराम से आते हुए देखा था। पिताजी के मरने की खबर सुनकर भी तुम्हें हैरानी नहीं हुई, तुम तो वहाँ से आराम से चलकर आ रहे थे। अब मैं इसका क्या मतलब निकालूं? लेकिन फिर जोमन ही कहता है कि मुझे लगता है वो बंदा झूठ बोल रहा होगा, अफवाह फैला रहा होगा जैसे बाकी के लोग फैला रहे हैं। तो ये बात सुनकर जोजे भी वही एक्टिंग करने लगता है, कहता है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, भला उस दिन मैं पिताजी के मरने की खबर सुनकर शांत कैसे रह सकता हूँ, वो लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं। अब तभी यहाँ पर जोमन को एक कॉल आता है। उस आदमी से बात करने के बाद वो जोजे से कहता है कि मैंने उस बंदे थोट्टा को ढूंढ लिया है, तुम मेरे साथ चलो, हम उसे सबक सिखाते हैं हमारे बारे में गलत बातें फैलाने के लिए। तो जोजे भी कहता है हाँ हाँ चलो, और वो यहाँ पर एयरगन को अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। वो दोनों बहुत ढूंढने पर खेत में एक जगह पर जाते हैं। जोजी उस आदमी को जैसे ही देखता है उसकी कॉलर पकड़कर उसके ऊपर चिल्लाता है, उसे मारने पीटने लगता है, कहता है कि मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हो। तो वो आदमी थोट्टा कहता है कि मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें तालाब के पास देखा था, तुम पिता की मौत के टाइम पर वहां से आराम से चलकर आ रहे थे। अब ये थोट्टा आगे और बातें ना बताए, इसलिए जोजी उसे धक्का मारकर गिरा देता है। ऐसा वो जानबूझकर करता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए। होता भी वैसा ही है, वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जोमन को जोजी पर शक हो गया था। उसे पता चल जाता है कि जोजी तालाब के पास जाकर सिगरेट पीता था और शायद वो आग लगी थी वो इसकी वजह से ही लगी थी। जोमन तुरंत ही उसका गला पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि बताओ पूरा सच क्या है, तुमने पिताजी के साथ क्या किया? जोजी कहने लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब जोमन उसकी बात नहीं मानता तो जोजी वो एयर गन निकाल कर उसके गले पर शूट कर देता है। अब दोस्तों भले ही वो टॉय गन थी लेकिन उसके अंदर की गोलियां लोहे की थी। स्पीड से शरीर में घुसने की वजह से जोमन बहुत ही जख्मी हो जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब इतने में वहाँ पर जोजी को बम पड़ा हुआ दिखाई देता है जो खेत के जमीन में गड्ढा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जोजी थोड़ा दूर जाकर उस बम को जोमन की तरफ फेंकता है और ऐसा करने से जोमन की तो धज्जियां उड़ जाती है और वो मर जाता है। दरअसल जोजी ने अपना सच किसी को ना पता चले इसलिए जोमन को मार डाला था। तो जब बाकी के लोगों से पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ तो जोजी सबको बताता है कि उस आदमी ने जोमन को मार डाला जिससे वो दोनों मिलने गए थे, फिर वो आदमी वहां से भाग गया। अब ये लोग यहाँ पर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने की बात करते हैं लेकिन जोजी मैच्योर और इमोशनल बातें करके ऐसा करने से मना करने लगता है। कहता है कि पहले ही उन्होंने अपने पिताजी को खोया है और अब बड़े भाई को, इसलिए वो अब अपनी लाइफ में और परिवार के लोगों में और समस्याएं नहीं चाहते। पुलिस स्टेशन कोर्ट कचरे के चक्कर में हम सभी लोग उलझ जाएंगे और फिलहाल हमारी कंडीशन नहीं है कि हम ये सब कुछ हैंडल कर सके। फिर हम पॉपी को देखते हैं। जोमन के मरने की वजह से उसे बहुत दुख होता है, उसके दादाजी और चाचा जी अब नहीं रहे थे। फिर बेंसी को भी जोजी पर शक होने लगता है कि शायद उसी ने ही जोमन को मारा होगा, क्योंकि जब कोई इंसान अपने पिता को मार सकता है तो उसके लिए अपने भाई को मारना क्या ही बड़ी बात होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जोजी जोमन के केस के बारे में सर्च करने लगता है। उसे पता चलता है कि उस आदमी को पकड़ लिया गया है जिसके ऊपर जोमन की मौत का इल्जाम लगा था। ये देखकर वो डर जाता है, शहर के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर को सर्च करने लगता है। फिर हम देखते हैं जेसन और बेंसी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जेसन को फेलिक्स का कॉल आता है। फेलिक्स उसे बताता है कि जोमन के ऑटोप्सी रिपोर्ट में एयर गन की बुलेट्स मिली है। तो ये बात सुनकर वो लोग शॉक रह जाते हैं और यहाँ पर बेंसी को तो पूरा यकीन हो जाता है कि जोमन को जोजे नहीं मारा है। फिर पॉपी को जब उस एयर गन की गोलियों के बारे में पता चलता है तो वो भी समझ जाता है कि जोजी ने ही जोमन को मारा है, क्योंकि उस एयर गन के बारे में पॉपी और जोजी को ही पता था। अब अगले दिन जोजी सुबह उठकर बाथरूम जाता है, तब वो अपना मोबाइल ओपन करके उसमें खबर देखने लगता है। तो जोमन के केस के रिलेटेड आर्टिकल पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि जोमन के बॉडी में बुलेट्स पाई गई है। अब ये न्यूज सुनकर जोजी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, खुद को कैसे बचाऊं। वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरे घर में सन्नाटा फैल चुका है। वो नीचे आकर देखता है तो सभी लोग एक रूम में बैठे होते हैं और उन सभी लोगों को अब जोजी पर शक था कि उसने ही जोमन को मारा है, क्योंकि दोस्तों पॉपी ने यहाँ पर एयरगन की बात सभी लोगों को बता दी थी। तो इस हत्या के बारे में पूछने पर जॉर्जी कहता है कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो, बाहर के लोगों की बातों पर विश्वास करके तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम सब लोग बहुत ज्यादा पछताओगे, विश्वास करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तब बेंसी उसे कहती है कि जोजी ये सब कुछ ड्रामा बंद करो, हमें अब यकीन हो गया है कि तुमने ही सब कुछ किया है, तुमने ही पिताजी कुट्टप्पन को भी मारा है। अब ये सब कुछ सुनकर जोजी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सोचने लगता है कि खुद को कैसे बचाऊं। फिर वो कमरे से बाहर जाता है, जेसन को बाहर बुलाता है, उसे अकेले में बताता है कि मैंने ही अपने पिताजी और भाई को मारा है।
और जब मैंने पिताजी को मारा था तब ये बात बेंसी को भी पता थी, लेकिन अब तक उसने कुछ नहीं कहा, वो भी चुप थी। इसका मतलब वो भी इस प्लान में शामिल थी। वो भी यही चाहते थे कि पिताजी मर जाए। तो अब अगर यहाँ पर पुलिस आई और तुम लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला, पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, तो मैं तुम लोगों का भी नाम लेकर तुम्हें भी इस केस में घसीट लूंगा। मेरे साथ तुम लोगों को भी इस केस में फंसा दूंगा। फिर सोच लेना कि आगे क्या होगा। हमें तो ये जायदाद नहीं मिलेगी, उल्टा जेल में चक्की पीसनी होगी। तो अब यहाँ पर जेसन को जोजी का सारा सच पता चल जाता है, लेकिन जेसन पीछे नहीं हटता। वो जोजी से कहता है कि चाहो तो तुम मेरे गले पर चाकू रख सकते हो, मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। अब ये बात सुनकर जोजी पागलों की तरह हंसने लगता है। वो समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। वो हंसते हंसते अपने रूम में चला जाता है। फिर मोबाइल पर सर्च करता है कि खोपड़े के पास में सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा होता है, और फिर वो उस एयर गन को निकालकर उसे लोड कर देता है। और मरने से 1 मिनट पहले उसने अपने घर के सभी मेंबर्स को एक मैसेज भेजा था कि ये मेरे आत्महत्या का नोट नहीं है, बल्कि समाज ने मुझे बर्बाद किया है, परिवार के लोगों ने मुझे धोखा दिया है और इसी वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बाहर घर वालों को गन की आवाज सुनाई देती है। वो लोग उसके कमरे के बाहर जाते हैं, दरवाजा नहीं खोलते, उन्हें नीचे खून दिखाई देता है और इतने में ही वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। अब दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि जोजी अभी तक मरा नहीं था। वो भी अपने पिता की तरह पैरालाइज हो चुका था। उसकी बस पलकें हिल रही थी और तभी यहाँ हॉस्पिटल में उसका स्टेटमेंट लेने के लिए पुलिस आती है। दरअसल जोजी अगर मर जाता तो ये केस ही सॉल्व हो जाता, लेकिन वो तो जिंदा था और सारे सबूत उसके खिलाफ थे। सभी लोगों का शक उसके ऊपर ही था। इसलिए पुलिस उसे पूछती है कि अगर तुम अपने गुनाह कबूल करना चाहते हो तो हमें बता सकते हो। अगर तुमने ही प्रॉपर्टी और पैसों के लिए अपने पिता और भाई को मारा है तो एक बार अपने पलक झपकाओ। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जोजी एक बार भी अपने पलकों की मूवमेंट नहीं करता और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। यानी कि अब पता नहीं पुलिस उसके साथ आगे क्या करेगी। तो दोस्तों देखा आपने, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, पैसा, इन सब के चक्कर में लोग किस हद तक जा सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात आती है तो इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। खुद के परिवार के लोग ही बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और जैसा कि सिर्फ ये फिल्म नहीं है बल्कि हकीकत में भी ऐसा ही हो रहा है। अब दोस्तों मूवी की एंडिंग के बारे में थोड़ी बात की जाए तो दरअसल जोजी खुद को ही बहुत बड़ा तीसमार खान समझने लगा था। उसे लग रहा था कि वो बहुत चालाक है। प्रॉपर्टी और पैसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी का भी मर्डर करके बचना यह आसान काम है। लेकिन दोस्तों उसके रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में वो अपने ही जाल में फंसता चला गया और खुद को जेल ना हो इसलिए लास्ट में उसने खुद को ही शूट कर दिया। अब एयरगन ने उसने खुद को शूट किया था, ये उसकी एक आखिरी खुद को बचाने की चाल हो सकती है। और जैसा कि हमने देखा था उसने गूगल पर भी सर्च किया था कि खोपड़े का कमजोर हिस्सा कौन सा है। अब उसने ये सर्च इसलिए भी किया हो सकता है कि उस हिस्से को छोड़कर वो दूसरे हिस्से को शूट करे, जिससे कि वो थोड़ा पैरालाइज हो जाए और पुलिस की सजा से बच जाए। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये मूवी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।